अध्याय 11। उचित तर्कसंगत। आप एक स्प्रेडशीट नहीं हैं। आप एक व्यक्ति हैं, एक खराब, भावुक व्यक्ति। मुझे यह पता लगाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन एक बार क्लिक करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह वित्त के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। इसके साथ कुछ ऐसा आता है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। वित्तीय निर्णय लेते समय ठंडे तर्क से काम लेने का लक्ष्य न रखें, बस बहुत ही उचित होने का लक्ष्य रखें। उचित अधिक यथार्थवादी है और आपके पास लंबे समय तक इसके साथ बने रहने का एक बेहतर मौका है, जो कि पैसे का प्रबंधन करते समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपको यह दिखाने के लिए कि मेरा क्या मतलब है, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसने मलेरिया से उपदंश का इलाज करने की कोशिश की। जूलियस वैगनर जॉरेग दो अद्वितीय कौशल के साथ 19वीं सदी के मनोचिकित्सक थे। वो पैटर्न को पहचानने में अच्छे थे और जो दूसरों को पागल के रूप में देखते थे, उन्हें केवल बोल्ड मिला। उनकी विशेषता गंभीर न्यूरोसाइफिलिस के रोगी थे, फिर बिना किसी ज्ञात उपचार के एक घातक निदान। उन्होंने एक पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। सिफिलिस के रोगी ठीक होने की प्रवृत्ति रखते थे यदि उनके पास एक असंबंधित बीमारी से लंबे समय तक बुखार होने का अतिरिक्त दुर्भाग्य था। वैगनर जॉरेग ने माना कि यह एक कुबड़ के कारण था जो सदियों से था, लेकिन डॉक्टरों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आया। बुखार शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करने में भूमिका निभाते हैं, इसलिए वो तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच गया। 1900 के दशक की शुरुआत में वैगनर जॉरेग ने टाइफाइड, मलेरिया और चेचक के निम्न स्तरीय उपभेदों वाले रोगियों को इंजेक्शन लगाना शुरू किया ताकि उनके सिफिलिस को मारने के लिए पर्याप्त बुखार हो। यह सुनने में जितना खतरनाक था, उतना ही खतरनाक भी था। उनके कुछ मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो अंततः मलेरिया के एक कमजोर संस्करण पर बस गया, क्योंकि कुछ दिनों के हड्डी खड़खड़ बुखार के बाद इसे कुनैन के साथ प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता था। कुछ दुखद परीक्षण और त्रुटि के बाद उनके प्रयोग ने काम किया। वैगनर जॉरेग ने बताया कि मलेरियोथेरेपी के साथ इलाज किए गए 10 में से 6 सिफिलिस रोगी ठीक हो गए, जबकि 10 में से 3 रोगियों को अकेला छोड़ दिया गया। उन्होंने 1927 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता। संगठन आज नोट करता है, वैगनर जॉरेग ने अपने पूरे कामकाजी जीवन में मुख्य कार्य बुखार को प्रेरित करके मानसिक बीमारी को ठीक करने का प्रयास किया था। 33 पेनिसिलिन ने अंततः उपदंश के रोगियों के लिए मलेरिया चिकित्सा को अप्रचलित बना दिया। भगवान का शुक्र है, लेकिन वैगनर जॉरेग इतिहास के एकमात्र डॉक्टरों में से एक हैं जिन्होंने न केवल संक्रमण से लड़ने में बुखार की भूमिका को पहचाना, बल्कि इसे उपचार के रूप में भी निर्धारित किया। बुखार हमेशा से उतना ही डरावना रहा है जितना कि रहस्यमय। प्राचीन रोम के लोग बुखार से लोगों की रक्षा करने वाली देवी फेब्रिस की पूजा करते थे। उसे शांत करने के लिए मंदिरों में ताबीज छोड़े गए ताकि अगले दौर की कंपकंपी दूर हो सके। लेकिन वैगनर जॉरेग कुछ पर था। बुखार आकस्मिक उपद्रव नहीं है, वे ठीक होने के लिए शरीर की सड़क में एक भूमिका निभाते हैं। अब हमारे पास संक्रमण से लड़ने में बुखार की उपयोगिता के बेहतर, अधिक वैज्ञानिक प्रमाण हैं। शरीर के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि को 200 के कारक द्वारा कुछ वायरस की प्रतिकृति दर को धीमा करने के लिए दिखाया गया है। एक NIH पेपर लिखता है, कई जांचकर्ताओं ने बुखार प्रदर्शित करने वाले मरीजों के बीच बेहतर परिणाम की पहचान की है। सिएटल चिल्ड्रेन हॉस्पिटल इसमें माता पिता को शिक्षित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक अनुभाग शामिल है जो अपने बच्चे के तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि से घबरा सकते हैं। बुखार शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को चालू कर देता है। ये शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। 100 डिग्री और 104 डिग्री F के बीच सामान्य बुखार बीमार बच्चों के लिए अच्छा होता है। 35 लेकिन यहीं पर विज्ञान का
अंत होता है और वास्तविकता हावी हो जाती है। बुखार को लगभग सार्वभौमिक रूप से एक बुरी चीज के रूप में देखा जाता है। जैसे ही वे प्रकट होते हैं, उन्हें कम करने के लिए उन्हें टाइलेनॉल जैसी दवाओं के साथ इलाज किया जाता है। रक्षा तंत्र के रूप में लाखों वर्षों के विकास के बावजूद कोई माता पिता नहीं, कोई रोगी नहीं, कुछ डॉक्टर और निश्चित रूप से कोई दवा कंपनी बुखार को दुर्भाग्य के अलावा कुछ भी नहीं मानती है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। ये विचार ज्ञात विज्ञान से मेल नहीं खाते। एक अध्ययन कुंद था। आईसीयू सेटिंग में बुखार का उपचार आम है और संभवतः साक्ष्य आधारित अभ्यास के बजाय मानक हठधर्मिता से संबंधित है। 36 हॉवर्ड मार्केल, सेंटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के निदेशक, ने एक बार बुखार फोबिया के बारे में कहा था, ये सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो उतनी ही व्यापक रूप से फैलती है जितनी संक्रामक बीमारियां उनके पीछे होती हैं। 37 ऐसा क्यों होता है? अगर बुखार फायदेमंद हैं, तो हम उनसे इतने सार्वभौमिक रूप से क्यों लड़ते हैं? मुझे नहीं लगता कि यह जटिल है। बुखार से चोट लगती है और लोग चोट नहीं करना चाहते हैं। इतना ही। एक डॉक्टर का लक्ष्य सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, यह रोगी के लिए उचित और सहनीय के दायरे में बीमारी का इलाज करना है। संक्रमण से लड़ने में बुखार के मामूली लाभ हो सकते हैं, लेकिन वे चोट पहुंचाते हैं, और मैं दर्द को रोकने के लिए डॉक्टर के पास जाता हूं। जब मैं कंबल के नीचे कांप रहा होता हूं तो मुझे डबल ब्लाइंड स्टडीज की परवाह नहीं होती है। यदि आपके पास कोई गोली है जो बुखार को रोक सकती है, तो मुझे अभी दें। यदि आपको संक्रमण है तो बुखार होना तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन यह मुनासिब नहीं है। वो दर्शन तर्कसंगत होने के बजाय उचित होने का लक्ष्य क्या एक और लोगों को अपने पैसे से निर्णय लेने पर विचार करना चाहिए। अकादमिक वित्त गणितीय रूप से इष्टतम निवेश रणनीतियों को खोजने के लिए समर्पित है। मेरा अपना सिद्धांत है कि वास्तविक दुनिया में लोग गणितीय रूप से इष्टतम रणनीति नहीं चाहते हैं। वे ऐसी रणनीति चाहते हैं जो रात में वे कितनी अच्छी तरह सोएं, इसके लिए अधिकतम करें। हैरी मार्कोविट्ज ने जोखिम और वापसी के बीच गणितीय ट्रेड ऑफ की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। एक बार उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपना पैसा कैसे निवेश किया और 1950 के दशक में अपने पोर्टफोलियो आवंटन का वर्णन किया, जब उनके मॉडल पहली बार विकसित किए गए थे। मैंने अपने दुहक की कल्पना की अगर शेयर बाजार ऊपर चला गया और मैं इसमें नहीं था, या अगर यह नीचे चला गया और मैं पूरी तरह से इसमें था। मेरा इरादा अपने भविष्य के पछतावे को कम करना था, इसलिए मैंने अपने योगदान 50/50 को बॉन्ड और इक्विटी के बीच विभाजित किया। मार्कोविट्ज ने अंततः मिश्रण में विविधता लाते हुए अपनी निवेश रणनीति को बदल दिया। लेकिन यहाँ दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक यह है कि भविष्य के पछतावे को कम करना कागज पर युक्तिसंगत बनाना कठिन है, लेकिन वास्तविक जीवन में इसे सही ठहराना आसान है। एक तर्कसंगत निवेशक संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। एक उचित निवेशक उन्हें उन सहकर्मियों से घिरे एक सम्मेलन कक्ष में बनाता है जिन्हें आप अपने बारे में बहुत अधिक सोचना चाहते हैं। एक पति या पत्नी के साथ जिसे आप निराश नहीं करना चाहते हैं, या मूर्ख लेकिन यथार्थवादी प्रतियोगियों के खिलाफ न्याय किया जाता है जो आपके बहनोई हैं, आपके पड़ोसी और आपके अपने व्यक्तिगत संदेह। निवेश में एक सामाजिक घटक होता है जिसे कड़ाई से वित्तीय लेंस के माध्यम से देखे जाने पर अक्सर अनदेखा किया जाता है। दूसरा यह है कि यह ठीक है। जेसन ज़्वेग, जिन्होंने साक्षात्कार आयोजित किया जब मार्कोविट्ज ने बताया कि उन्होंने कैसे निवेश किया, बाद में प्रतिबिंबित किया। मेरा अपना विचार है कि लोग न तो तर्कसंगत हैं और न ही तर्कहीन। हम मानव हैं, हमें आवश्यकता से अधिक कठिन सोचना पसंद नहीं है, और हमारे ध्यान में निरंतर मांगे हैं। उस प्रकाश में देखा जाए तो
इस तथ्य के बारे में आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के अग्रणी ने अपने शुरुआती पोर्टफोलियो को अपने स्वयं के शोध के लिए बहुत कम सम्मान के साथ बनाया। न ही यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने इसे बाद में समायोजित किया। अर्तीस मार्कोविट्स न तो तर्कसंगत है और न ही तर्कहीन। वो वाजिब है। वित्त में अक्सर जिस चीज की अनदेखी की जाती है वो यह है कि कुछ तकनीकी रूप से सच हो सकता है लेकिन प्रासंगिक रूप से बकवास हो सकता है। 2008 में ये के शोधकर्ताओं की एक जोड़ी ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें तर्क दिया गया कि युवा बचतकर्ताओं को स्टॉक खरीदते समय 2 से 1 मार्जिन अपने स्वयं के पैसे के प्रत्येक डॉलर के लिए $2 का कर्ज का उपयोग करके अपने सेवानिवृत्ति खातों को सुपरचार्ज करना चाहिए। यह सुझाव देता है कि निवेशक उम्र के अनुसार उस उत्तोलन को कम करते हैं जो एक बचतकर्ता को युवा होने पर अधिक जोखिम लेने देता है और एक बढ़े हुए बाजार रोलरकोस्टर को संभाल सकता है, और जब वे बड़े होते हैं तो कम। यहाँ तक अगर लीवरेज का उपयोग करके आप युवा थे तो आप मिटा दिए गए थे। यदि आप 2 से 1 मार्जिन का उपयोग करते हैं तो 50% बाजार में गिरावट आपको कुछ भी नहीं छोड़ती है। शोधकर्ताओं ने दिखाया कि बचतकर्ता अभी भी लंबे समय तक बेहतर होंगे जब तक वे उठाते हैं, खुद का बैकअप लिया, योजना का पालन किया और समाप्त होने के अगले दिन 2 से 1 लीवरेज खाते में बचत करते रहे। कागज पर गणित चलता है। यह एक तर्कसंगत रणनीति है, लेकिन यह लगभग बेतुका अनुचित है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति खाते के 100% को वाष्पित होते हुए नहीं देख सकता है और इतना अप्रभावित हो सकता है कि वे बिना रुके रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। वे छोड़ देंगे, एक अलग विकल्प की तलाश करेंगे और शायद अपने वित्तीय सलाहकार पर मुकदमा करेंगे। शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी रणनीति का उपयोग करते समय अपेक्षित सेवानिवृत्ति धन जीवन चक्र निधि की तुलना में 90% अधिक है। यह 100% कम वाजिब भी है। वास्तव में तर्कहीन निर्णयों की तरह दिखने के पक्ष में एक तर्कसंगत कारण है। यहाँ एक है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपने निवेश से प्यार करते हैं। यह पारंपरिक सलाह नहीं है। निवेशकों के लिए यह दावा करना लगभग सम्मान का बिल्ला है कि वे अपने निवेश के बारे में भावनाहीन हैं, क्योंकि यह तर्कसंगत लगता है। लेकिन अगर आपकी रणनीति या आपके स्टॉक के बारे में भावनाओं की कमी है, तो मुश्किल होने पर आप उनसे दूर चले जाएंगे। जो तर्कसंगत सोच की तरह दिखता है वो एक दायित्व बन जाता है। उचित निवेशक जो प्यार करते हैं उनकी तकनीकी रूप से अपूर्ण रणनीतियों में बढ़त है, क्योंकि वे उन रणनीतियों के साथ रहने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके दुबले पतले वर्षों के दौरान किसी रणनीति के प्रति प्रतिबद्धता की तुलना में प्रदर्शन के लिए कुछ वित्तीय चर अधिक सहसंबद्ध हैं। प्रदर्शन की मात्रा और किसी निश्चित अवधि में इसे कैप्चर करने की संभावना दोनों। अमेरिकी बाजारों में पैसा बनाने की ऐतिहासिक बाधाएं 1 दिन की अवधि में 50/50, 1 साल की अवधि में 68%, 10 साल की अवधि में 88% और अब तक 20 साल की अवधि में 100% हैं। जो कुछ भी आपको खेल में बनाए रखता है उसका मात्रात्मक लाभ होता है। यदि आप एक सुखी जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में वो करें जो आपको पसंद है देखें, तो यह खाली भाग्य कुकी सलाह की तरह लगता है। यदि आप इसे सफलता की मात्रात्मक बाधाओं को अपने पक्ष में रखने के लिए आवश्यक धीरज प्रदान करने वाली चीज के रूप में देखते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि यह किसी भी वित्तीय रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। एक होनहार कंपनी में निवेश करें जिसकी आपको परवाह नहीं है, और जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन जब ज्वार अनिवार्य रूप से बदल जाता है तो आप अचानक किसी ऐसी चीज पर पैसा खो देते हैं जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। यह एक दोहरा बोझ है, और कम से कम प्रतिरोध का रास्ता किसी और चीज पर आगे बढ़ना है।
यदि आप शुरू करने के लिए कंपनी के बारे में भावुक हैं, आप मिशन, उत्पाद, टीम, विज्ञान, जो कुछ भी पसंद करते हैं, अपरिहार्य डाउन टाइम्स जब आप पैसे खो रहे हैं या कंपनी को मदद की जरूरत है, तो इस तथ्य से धुंधला हो जाता है कि कम से कम आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सार्थक चीज का हिस्सा हैं। वह आवश्यक प्रेरणा हो सकती है जो आपको हार मानने और आगे बढ़ने से रोकती है। कई बार ऐसा होता है जब पैसे के साथ तर्कसंगत होने के बजाय उचित होना ठीक होता है। एक अच्छी तरह से प्रलेखित घरेलू पूर्वाग्रह है, जहां लोग उस देश की कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जहां वे रहते हैं, जबकि ग्रह के अन्य 95% की अनदेखी करते हैं। यह तर्कसंगत नहीं है जब तक आप यह नहीं मानते कि निवेश अजनबियों को प्रभावी रूप से पैसा दे रहा है। यदि परिचितता आपको उन अजनबियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक विश्वास की छलांग लगाने में मदद करती है, तो ये उचित है। अधिकांश निवेशकों के लिए दिन का कारोबार और व्यक्तिगत स्टॉक चुनना तर्कसंगत नहीं है। आपकी सफलता के खिलाफ बहुत अधिक संभावनाएं हैं, लेकिन वे दोनों थोड़ी मात्रा में उचित हैं यदि वे एक खुजली को इतनी मुश्किल से खरोंचते हैं कि आपकी बाकी को छोड़ दें। अकेले अधिक विविध निवेशक जोश ब्राउन, जो वकालत करते हैं और ज्यादातर विविध फंडों के मालिक हैं, ने एक बार समझाया कि उनके पास अलग अलग स्टॉक क्यों हैं। मैं व्यक्तिगत स्टॉक नहीं खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अल्फा आउटपरफॉर्मेंस उत्पन्न करने जा रहा हूं। मुझे सिर्फ स्टॉक पसंद है और जब से मैं 20 साल का था तब से है, और यह मेरा पैसा है। मुझे कुछ भी करना है। काफी उचित। अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार आगे कहां जा रहे हैं, इसके बारे में अधिकांश पूर्वानुमान भयानक हैं, लेकिन पूर्वानुमान लगाना उचित है। सुबह उठना कठिन है। अपने आप को यह बताना कि आपको कोई सुराग नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, भले ही यह सच हो। निवेश पूर्वानुमानों पर कार्य करना खतरनाक है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि लोग भविष्यवाणी करने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा। यह मानव स्वभाव है। यह वाजिब है। वैंगार्ड के दिवंगत संस्थापक जैक बोगल ने कम लागत वाले निष्क्रिय सूचकांक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपना करियर धर्मयुद्ध में बिताया। कई लोगों ने सोचा कि यह दिलचस्प है कि उनके बेटे को एक सक्रिय, उच्च शुल्क वाले हेज फंड और म्यूचुअल फंड मैनेजर के रूप में करियर मिला। बोगल, जिस व्यक्ति ने कहा था कि उच्च शुल्क वाले फंड अंकगणित के विनम्र नियमों का उल्लंघन करते हैं, ने अपने कुछ पैसे अपने बेटे के फंड में लगाए। स्पष्टीकरण क्या है? हम पारिवारिक कारणों से कुछ काम करते हैं, बोगल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया। अगर यह सुसंगत नहीं है, तो जीवन हमेशा सुसंगत नहीं होता है। 39 वास्तव में, यह शायद ही कभी होता है।